माताओं, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम सब के लिए हर्षोल्लास का दिन है। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है, देशभक्ति के रंग में रंगा है। रंगा भी क्यों ना हो, आज हमने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बारंबार बधाई देता हूं। मैं इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात एवं अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भाइयों और बहनों, सन 1857 की क्रांति सबसे पहले अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। यहाँ से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते पर हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। सन 1857 की क्रांति के दौरान प्रदेश का हर गांव क्रांति का केंद्र बन गया था। भिवानी का रोहनाथ, झांसी की लाल सड़क, झज्जर की लाल डिग्गी, महम का आज़ाद चौक और नसीबपुर व कावड़ू की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म सितम के खिलाफ हरियाणा वासियों के संघर्ष और बलिदान के साक्षी हैं। यहाँ पर मैं स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर हिसार और झांसी निवासियों के योगदान का उल्लेख करना चाहूँगा, खास तौर पे उन युवाओं के लिए जो शायद अपने इस इतिहास से थोड़ा अनभिज्ञ हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिसार और झांसी निवासियों, विशेषकर ग्रामीणों का योगदान अविस्मरणीय रहा है। हिसार भारत का ऐसा पहला नगर है जहां देशभक्तों ने दिन दहाड़े भरी कचहरी में यहाँ के डिप्टी कलेक्टर मिस्टर वेडरबर्न को कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या करने के साथ जन क्रांति का बिगुल बजा दिया था। तत्पश्चात समस्त जनमानस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया। यहाँ के ग्रामीणों ने अपने परंपरागत हथियारों जैसे जेली, बर्छी, भाला, तलवार, कुल्हाड़ी व गंडासे आदि से ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, जिस कारण उन्हें अंग्रेजों की यातनाओं और बर्बरता का शिकार होना पड़ा। 19 अगस्त 1857 के दिन हिसार किले में नागौरी गेट की लड़ाई में यहाँ के मंगाली, रोहनाथ, पुट्ठी मंगल खां, जमालपुर, आजमपुर, बलियाली, आटला इत्यादि गांवों के सैकड़ों देशभक्त शहीद हुए और 260 वीर घायल हुए। ये अपने आप में एक बेमिसाल शहादत की घटना है। जो बच गए उन्हें उन्हीं के गांवों के वृक्षों पर फांसी पर लटका दिया गया था। सैकड़ों लोगों को काले पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। यहाँ तक कि झांसी की एक सड़क शहीदों के खून से लाल हो गई थी और आज भी लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी सेना ने तोपों के साथ पुट्ठी मंगल खां व गांव रोहनाथ पर हमला किया व तोपें लगाकर गांवों को उड़ा दिया, जिसमें सैकड़ों क्रांतिकारी ग्रामीण शहीद हुए। पुट्ठी मंगल खां के मुखिया मंगल खां को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों की बर्बरता यही खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने रोहनाथ, मंगाली, जमालपुर, हाजमपुर व पुट्ठी मंगल खां गांवों को नीलाम कर दिया। इन गांवों के किसानों से उन्हीं की जमीन छीनकर मालिकाना हक से बेदखल कर दिया गया। रोहनाथ गांव के क्रांतिकारी स्वामी बिरड़दास बैरागी को तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया गया था। इसी गांव के लौंडा जाट, रूपा खाती व अन्य लोगों को झांसी में सड़क पर लिटाकर गिरडी, जिसे रोड रोलर कहते हैं, उसके नीचे कुचल दिया गया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सहयोग देने के लिए पत्र लिखने के आरोप में हुकमचंद जैन, फकीर चंद, मिर्जा मुनीर बेग व मुर्तजा बेग पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उनको उन्हीं के घर के सामने फांसी पर लटकाने की सजा दी गई। अंग्रेजों ने हुकमचंद जैन को दफनाया, जबकि मुनीर बेग को फांसी देने के बाद जला दिया गया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर आज़ाद हिंद फौज में हिसार के 592 जांबाज सिपाहियों ने हिस्सा लिया और इनमें से 53 अधिकारी व सिपाही देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने सन 1886 से 1892 तक हिसार को अपनी कर्मभूमि बनाया। वहीं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश की महान विभूतियों जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इस ऐतिहासिक नगर में आकर अनेक जनसभाओं को संबोधित किया। निसंदेह यहाँ के लोग आज भी राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा के निमित्त न केवल कटिबद्ध हैं बल्कि वचनबद्धता के साथ सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। यहाँ के अनेक जाबाजों ने राष्ट्र सेवा, सहयोग, सामर्थ्य, शक्ति, शौर्य एवं बलिदान का अनूठा इतिहास रचा। हिसार के वीरों ने आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए। अभी हाल ही में झांसी के गांव ढंढेरी के जांबाज शहीद निशांत मलिक उम्र मात्र 21 साल ने कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लिया और अपनी जान की कुर्बानी देकर एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। मैं शहीद निशांत मलिक और उन जैसे वीर जांबाजों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रिय देशवासियों, जो कौमें अपनी सेनानियों, अपने शहीदों को याद नहीं रखती, उनका अस्तित्व मिट जाया करता। इसी उद्देश्य से सन 1857 की क्रांति के शहीदों की स्मृतियों को सहेजने के लिए अम्बाला छावनी में शहीदी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इसका कार्य लगभग पूरा होने वाला है। या मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा था, जो 1857 का जो आंदोलन था आज़ादी के लिए, उसकी जो पहली चिंगारी जो थी वो अम्बाला में भड़की थी, जिसको किन्हीं कारणों से इतिहास के पन्नों में थोड़ा दबा के रखा गया है। ये तथ्य अब धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है। हरियाणा की माटी के लाल राव तुलाराम ने जिला महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। उनकी याद में वहाँ जल्द ही एक स्मारक बनाया जाएगा। इसी तरह रोहनाथ गांव के शहीदों की याद को ताज़ा रखने के साथ साथ इसे आदर्श गांव बनाने के उद्देश्य से हमने रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट की स्थापना की। बड़े ही गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस पर 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल भी की है। प्यारे देशवासियों, गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर में तिरंगा की अनूठी मुहिम चलाई। हरियाणा वासियों ने उसी जोश और जज्बे के साथ अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। जो इस जोश व जज्बे के साथ हम अपने जवानों को सरहद पर भेजते आए। हरियाणा प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए अब तक 10,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और ये महोत्सव मनाने में देश में पहले स्थान पर। हरियाणा के मामले में बिल्कुल जय जवान और जय किसान का नारा सटीक बैठता है। हमारे किसान ने अपने पसीने से देश के अन्न भंडार भरने का काम किया है, तो हमारे जवान सेना में भर्ती होकर देश के लिए मर मिटना अपनी शान समझते हैं। पहले या दूसरे विश्व युद्ध की बात हो, 1965 या 1971 का भारत पाक युद्ध हो, 1962 में चीन के साथ हुए रजांगला युद्ध की दास्तां हो, या फिर कारगिल के ऑपरेशन विजय का विषय, हरियाणा के जवानों ने सदैव अपने खून से इतिहास लिखा। आज भी हमारी सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है। भाइयों बहनों, हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जता सकते हैं।
भूतपूर्व सैनिक व अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए प्रदेश में सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक की गई। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक शहीद सैन्य व अर्धसैनिक बलों के 347 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है। मेरे प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस का यह पावन पर्व अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ आत्मविश्लेषण करने का भी दिन है। यह दिन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि 75 वर्ष के इस राष्ट्र ने उल्लेखनीय प्रगति की। हरित क्रांति ने हमें न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि आज हम दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहे हैं। आज़ादी के समय जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, वह आज अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर मिसाइलें बना रहा है। इससे भी आगे बढ़कर चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन चला रहा है। आज देश में रेल और सड़क यातायात का एक मजबूत नेटवर्क मौजूद है। आज कई क्षेत्रों में पूरा विश्व हमारा लोहा मांगता है। सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए सबकी तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते थे कि तरक्की का लाभ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यही अंत्योदय है। उनके इसी दर्शन के अनुरूप वर्तमान सरकार ने ई गवर्नेंस के जरिए व्यवस्था परिवर्तन कर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की थी, वह परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुकी है। इसके तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अब पात्र व्यक्ति को घर बैठे ही मिल सकता है। परिवार पहचान पत्र के पोर्टल से सभी योजनाओं व सेवाओं को साथ जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष अधिकांश सरकारी सेवाएं इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस पर जन्म मृत्यु का डेटा भी ऑटो अपडेट होगा। युवाओं की शिक्षा, कौशल व बेरोजगारी का डेटा भी इस पोर्टल पर डाला गया है। पीले राशन कार्ड बनाने का काम भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किया जा रहा है। शुरुआत में जिला सिरसा व कुरुक्षेत्र में यह योजना पायलट आधार पर शुरू की गई। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है, तो अब उसे अपनी पेंशन बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। सरकार ने सबसे गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये की जा रही है। अब तक 30,000 परिवारों को रोजगार के लिए ऋण व अन्य सहायता दी गई। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 2,500 रुपये मासिक की गई। आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई। भाइयों बहनों, वर्तमान सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास किया। इस दिशा में पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए। इनमें से 6 का कार्य पूरा हो चुका है। इन सभी राजमार्गों के बन जाने के बाद प्रदेश के हर जिले में कम से कम 1 राष्ट्रीय राजमार्ग जरूर गुजरेगा। सामान की ढुलाई के लिए अलग से बनाई जा रही रेलवे की 2 बड़ी लाइनें भी हरियाणा प्रदेश से गुजरेंगी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 177 किलोमीटर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 72 किलोमीटर स्ट्रेच हरियाणा में पड़ेगा। केएमटी और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू होने से दिल्ली में यातायात का दबाव कम हुआ है।
और हरियाणा की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। खरखौदा के निकट 3300 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप तथा सोना में 1400 एकड़ में IMT विकसित किया जा रहा है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से सराय काले खां पानीपत के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम RRTS की परियोजना शुरू की गई है। पलवल से सोनीपत वाया सोना, मानेसर, खरखौदा, कुंडली तथा 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर कार्य शुरू हो चुका है। हिसार में प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। सोनीपत के बड़ी में 161 एकड़ भूमि पर रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री लगाई जा रही है। बाड़सा में एम्स परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया गया है। जिला रेवाड़ी में एम्स के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर TCCC की स्थापना की गई है। प्रदेश में समान विकास की दृष्टि से सरकार का लक्ष्य हर जिले में मेडिकल कॉलेज व 200 बेड का अस्पताल खोलना है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। हर ब्लॉक में एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाइयों और बहनों, सरकार ने अपनी भावी पीढ़ी को कौशल व संस्कार युक्त रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। इसे 2025 तक पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा गया है। प्रदेश में KG से लेकर PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट दिए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग 87,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। युवाओं को नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की। बार बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अग्निपथ योजना शुरू की। इसका सबसे अधिक लाभ हरियाणा के युवाओं को ही मिलेगा, क्योंकि सेना में हमारे युवा ज़्यादा भर्ती होते हैं। हरियाणा में उन्हें पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उनके लिए नौकरियों के अवसर खोले जा रहे हैं। खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रदेश में गत जून माह में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का सफल आयोजन किया गया। हमारे खिलाड़ियों ने खेलों में 137 पदक जीतकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हाल ही में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले 61 पदकों में से 20 पदक मतलब 1/3 हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें 17 पदक व्यक्तिगत स्पर्धा के और 3 टीम स्पर्धा के शामिल। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि देता है। वर्तमान सरकार ने खिलाड़ियों को 335 करोड़ रुपए से अधिक के नकद पुरस्कार दिए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं। इससे खिलाड़ियों को अब अपने करियर की चिंता नहीं रहेगी। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, सरकार महिलाओं को सुरक्षित परिवेश मुहैया करवाने के साथ साथ उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से भी सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस में उनकी संख्या 15% की जा रही है। महिलाओं को रोजगार देने के लिए 51,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। भाइयों बहनों, किसान समृद्ध होगा तभी प्रदेश में समृद्धि व खुशहाली आएगी। इसलिए कृषि सुधार और किसानों के उत्थान के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। MSP पर फसल खरीद की बात हो या प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की भरपाई का विषय, सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ खड़ी रही।
एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। हरियाणा ने प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए मुआवजा राशि 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की। आज फसल विविधीकरण समय की मांग है। बागवानी इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की। प्रदेश में पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। भाइयों और बहनों, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उद्योगों का बड़ा योगदान है और हिसार तो जैसे आपको पता ही है कि इंडस्ट्रियल टाउन है अपने आप में। रोजगार सृजन में भी इसकी अहम भूमिका होती है। इसलिए सरकार ने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 लागू की है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाना और निर्यात को दोगुना करना है। उद्योगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने हेतु औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई गई है। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार की उद्योग हितैषी नीतियों के फलस्वरूप स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा। भाइयों, प्रदेश के गांवों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला बड़ा राज्य है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हमारी योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल गांवों का साइबर फेस है। इस पर 6,197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की गई। जिला परिषद के अध्यक्ष को DRDA का चेयरमैन बनाया गया है। सरकार ने नगर निकायों को शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए। शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टैंप शुल्क का 2% राजस्व इन्हें प्रदान किया गया है। शहरों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने की दिशा में करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। प्रदेश में पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल रही है। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश में लगभग 80% यानी करीब 5600 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। मेरे प्रदेशवासियों, हरियाणा में सबको सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। प्रदेश में 231 प्रकार के ऑपरेशन, 69 प्रकार के टेस्ट और 23 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त दी जाती है। साथ ही 460 दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती हैं। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। इसके लिए प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि वर्तमान सरकार ने पिछले 7.25 वर्षों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया। आइए स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर हम देश और प्रदेश को सशक्त, स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।